हाँ भाई, तो आपका क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है 27 को और आपको करना है पूरी की पूरी लिटरेचर रिवाइज। कैसे करके करेंगे आज की वीडियो में, पॉडकास्ट के फॉर्मेट में करेंगे। भाई साहब हेडफोन लगा लो, तैयार हो जाओ। 15 मिनट में पूरी की पूरी बुक होने वाली है। वीडियो को अभी सभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये पॉडकास्ट ऐसा आज से पहले ना ही तुमने कभी देखा होगा और इसके बाद इस चैनल के अलावा तुम कहीं और नहीं देखोगे। जहाँ देखोगे वो कॉपी होने वाला है, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे इस तरीके का आइडिया मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट दी पॉडकास्ट बाय लो। आज का हमारा ये जो सत्र है, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। इसे हम एक ऑडियो मास्टर क्लास कह सकते हैं। बिल्कुल, एक मास्टर क्लास। हाँ, जिसे विशेष रूप से 10वीं कक्षा की जो कुमार भारती पाठ्य पुस्तक है ना, उसके संपूर्ण रिवीजन के लिए डिजाइन किया गया है। आज का मिशन सिर्फ कहानियों का सारांश देना नहीं है। आज हर कविता के सेंट्रल आइडिया, उसकी राइम स्कीम और गद्य के हर महत्वपूर्ण अध्याय को एक ऐसी ऑडियो विजुअल शैली में डिकोड किया जाएगा जो सीधे दिमाग में छप जाए। मतलब रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम सही कहा। उद्देश्य यही है कि कल परीक्षा हॉल में बैठते ही ये सारी बातें एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। किताबों का ये भारी भरकम सिलेबस आज एक जादुई यात्रा में बदलने वाला है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये दृष्टिकोण बहुत ही सटीक है, क्योंकि परीक्षा के दबाव के बीच अक्सर देखा गया है कि रटने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन तथ्यों और कहानियों के पीछे के गहरे अर्थ को समझना, ये जानना कि वे आखिर क्यों लिखे गए और उनका असल जीवन में क्या महत्व है। हाँ, जो वाइट मैटर्स वाला हिस्सा है। बिल्कुल, यही चीजों को लंबे समय तक याद रखने की असली चाबी है। मेरा मानना है कि जब किसी कविता या कहानी का असली भाव समझ में आ जाता है ना, तो उसके उत्तर अपने आप कागज पर उतरने लगते हैं। आज इसी विश्लेषणात्मक गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले कदम रखते हैं कविताओं के उस शानदार संसार में जहां छंद है, लय है और जीवन के बेहद गहरे अर्थ छिपे हैं। शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रसिद्ध कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से करते हैं। अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान लिखी गई एक प्रार्थना है। एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना। हाँ, लेकिन टैगोर केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी की मांग नहीं कर रहे हैं। वे ईश्वर से एक ऐसी आजादी की प्रार्थना कर रहे हैं जहां सामाजिक, शैक्षिक और वैचारिक स्वतंत्रता भी हो, जहां मन बिना किसी डर के ऊंचा सर करके खड़ा हो सके। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कविता की कोई राइम स्कीम या तुकबंदी नहीं है। मतलब ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स, राइट? हाँ, क्योंकि ये एक प्रार्थना है, इसीलिए फ्री वर्स इसे एक सीधी दिल से निकली हुई पुकार का रूप देता है। टैगोर ने इसमें रूपकों यानी मेटाफर्स का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। एक जगह वे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ उन संकीर्ण दीवारों से है जो समाज को धर्म, जाति, रंग और वर्ग के आधार पर बांटती हैं। और उसी कविता में डेड हैबिट यानी मृत आदतों का जिक्र भी आता है। टैगोर हानिकारक पुरानी परंपराओं की तुलना सूखे रेगिस्तान की रेत से करते हैं, जहां तर्क और साफ विचारों की नदी अक्सर अपना रास्ता भटक जाती है। बिल्कुल, सूखकर अपना रास्ता भटक जाती है। इसी दार्शनिक विचार से अगर जीवन की वास्तविकता की ओर मुड़ें, तो महान नाटककार विलियम शेक्सपियर की कविता ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एक अलग ही नजरिया पेश करती है। यह उनके नाटक एज यू लाइक इट से ली गई है। शेक्सपियर पूरी दुनिया को एक रंगमंच मानते हैं और इंसानों को केवल किरदार जिनके अपने प्रवेश और प्रस्थान हैं। जन्म और मृत्यु को समझाने का ये एक बहुत ही सशक्त मेटाफर है। अगर इस रंगमंच के दृश्यों की कल्पना की जाए तो शेक्सपियर जीवन को 7 नाटकीय चरणों में बांटते हैं। पहला चरण, एक रोता हुआ और दाई की बाहों में उल्टी करता हुआ शिशु। फिर दूसरा दृश्य आता है, अपना बस्ता लिए घोंगे की तरह धीरे धीरे और बेमन से स्कूल जाता हुआ शिकायत करता बच्चा। हाँ, और इसके बाद युवावस्था का प्रवेश होता है। तीसरा चरण, एक प्रेमी जो भट्टी की तरह आहें भर रहा है और अपनी प्रेमिका की भौहों पर उदास गीत गा रहा है। चौथा चरण एक सैनिक का है जो बहुत झगड़ालू है, एकदम, जो कस्मों से भरा है, जिसकी दाढ़ी तेंदुए जैसी है और जो बुलबुली जैसी खोखली शोहरत के लिए तोप के मुहाने पर भी खड़ा होने को तैयार है। उसका खून गर्म है और वो झगड़े के लिए हमेशा आमादा रहता है। फिर आता है 5वां चरण, एक गोल मटोल पेट वाला न्यायाधीश जिसकी आंखें गंभीर हैं और जो जीवन के कठोर उपदेश देता है।
छठा चरण बुढ़ापे की शुरुआत है। एक कमजोर बूढ़ा इंसान जिसने चश्मा पहना है, पेंटोलन पहने हैं, जिसकी भारी मर्दाना आवाज अब फिर से बच्चों जैसी पतली हो गई है। और आखिर में सातवां चरण, जिसे शेक्सपियर सेकंड चाइल्डिशनेस कहते हैं, यानी दूसरा बचपन। ये जीवन के नाटक का आखिरी दृश्य है, जहां इंसान सब कुछ भूल जाता है, बिना दांत, बिना आंखों, बिना स्वाद के। बस शून्यता रह जाती है। हाँ, बस शून्यता। शेक्सपियर की इस कविता का तकनीकी पहलू बहुत ही विशिष्ट है। यह ब्लैंक वर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में बड़ा अंतर होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कभी-कभी। बिल्कुल होता है। ब्लैंक वर्स में कविता के अंत में कोई राइमिंग वर्ड नहीं होता, लेकिन इसमें एक सुनिश्चित लय होती है। इसकी हर लाइन में आयाम होते हैं, यानी एक हल्की और एक भारी बीट जो 5 बार धड़कती है। ये स्थिर लय एक नाटक के संवादों को बहुत प्रभावशाली बनाती है। ये तकनीकी बारीकी सच में बहुत दिलचस्प है। अब एक ऐसी कविता की ओर बढ़ते हैं जो विज्ञान और आध्यात्म का एक अनोखा मिश्रण है। जॉर्ज हर्बर्ट की द पुली। एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिमाग में आता है। ईश्वर इंसान का निर्माण कर रहे हैं। उनके पास आशीर्वाद का एक ग्लास है। वे उस ग्लास को इंसान पर उड़ेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ताकत, फिर सुंदरता, फिर ज्ञान, सम्मान और खुशी। और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब ग्लास में सिर्फ एक आखिरी चीज बचती है तो ईश्वर अचानक रुक जाते हैं। वो आखिरी चीज थी रेस्ट, यानी आराम या पूर्ण संतुष्टि। सही। ईश्वर ने उसे जानबूझकर गिलास की तली में रोक लिया। इस कविता का सबसे बड़ा दर्शन इसी बात में छिपा है। ईश्वर को पता था कि अगर इंसान को पूर्ण संतुष्टि मिल रही तो वो प्रकृति से तो प्यार करेगा, लेकिन प्रकृति को बनाने वाले ईश्वर को पूरी तरह भूल जाएगा। वो अपनी दुनिया में ही मगन हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ईश्वर ने उसे रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, यानी लगातार बनी रहने वाली एक बेचैनी दी, ताकि जब इंसान दुनिया की धन दौलत और भागदौड़ से थक जाए तो वो थकान और बेचैनी उसे वापस ईश्वर की गोद में खींच लाए। साहित्य की दुनिया में इसे एक विशुद्ध मेटाफिजिकल कविता कहा जाता है। आसान शब्दों में समझे तो जब कोई कवि किसी बहुत ही आम सी भौतिक चीज का इस्तेमाल आत्मा या ईश्वर जैसी अदृश्य और जटिल बातों को समझाने के लिए करता है तो वो मेटाफिजिकल कहलाता है। एक घिरनी या पुली का काम भारी चीजों को ऊपर खींचना होता है। यहाँ इंसान की थकान ही वो पुली है जो उसे ईश्वर की ओर ऊपर खींचती है। ईश्वर के इस दार्शनिक और वैचारिक रूप से निकलकर अगर असल दुनिया के उस ग्रामीण भारतीय दृश्य की बात करें, जहां इंसान अक्सर ईश्वर को विपत्ति के समय याद करता है, तो निसिम एज़ेकियल की कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसका एक बहुत ही सजीव उदाहरण पेश करती है। रात का समय है, लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है। एक बिच्छू बारिश से बचने के लिए घर में आता है और एक माँ को डंक मार देता है। उस रात का दृश्य इतना विजुअल है कि ऐसा लगता है मानो आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। लालटेन और मोमबत्तियां लिए हुए मिट्टी की दीवारों पर परछाइयां बनाते हुए किसान वहां जमा हो जाते हैं। वे बिच्छू को खोज रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिच्छू जितना चलेगा माँ के शरीर में जहर उतना ही फैलेगा। बिल्कुल। वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही पुराने मंत्र भी पढ़ रहे हैं। इस कविता में भी फ्री वर्स शैली का उपयोग किया गया है, जो एक कहानी कहने के अंदाज को बहुत स्वाभाविक बनाता है। यहाँ 2 विपरीत विचारधाराओं का बहुत सुंदर टकराव है। एक तरफ किसानों का अंधविश्वास है, जो मानते हैं कि ये दर्द पिछले जन्म के पापों को धो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिता का चरित्र है, जो एक तर्कवादी है। वो हर तरह का पाउडर, जड़ी बूटी आजमाता है, यहाँ तक कि डंक वाली जगह पर मिट्टी का तेल डालकर आग भी लगा देता है। लेकिन इन सब के बीच दर्द से तड़पती माँ 20 घंटे बाद जब ठीक होती है, तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया उभर कर सामने आता है। वो सिर्फ इतना कहती है, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। ये पंक्ति एक माँ के निस्वार्थ और सर्वोच्च प्रेम का प्रतीक बन जाती है। कितनी गहराई है इन शब्दों में। लेकिन इन गंभीर कविताओं के बीच पाठ्यक्रम में थोड़े हल्के फुल्के पल भी मौजूद हैं। द हाइट ऑफ द रिडिक्युलस ओलिवर वेंडल होम्स की एक बेहद मजेदार कविता है। बहुत ही हास्यप्रद है वो। हाँ, अगर इसकी कल्पना की जाए, एक कवि कुछ इतना हास्यप्रद लिखता है कि जब उसका नौकर उस पन्ने को पढ़ने लगता है तो वो हंस हंस कर पागल हो जाता है। उसकी मुस्कान कान से कान तक फैल जाती है। फिर वो जोर जोर से ठहाके लगाता है और इतना हंसता है कि उसके कमरबंद के 5 बटन टूटकर गिर जाते हैं। इस कविता का उद्देश्य कोई गहरा संदेश देना नहीं, बल्कि सिर्फ विशुद्ध मनोरंजन है। बिल्कुल। जहां एक तरफ हास्य है, वहीं दूसरी ओर बर्टन ब्राली की कविता द विल टू विन एक बहुत ही उग्र प्रेरणा देती है।
इसमें सफलता के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, पर्टिनासिटी, यानी अटूट दृढ़ता और जिद का होना बहुत जरूरी है। हाँ, कविता ये सिखाती है कि अगर किसी चीज को पाने के लिए पसीना बहाने और हर पल उसी की चिंता करने का जज्बा है, जिसके लिए उन्होंने स्वेट फॉर फ्रेट फॉर का इस्तेमाल किया है, अगर उस लक्ष्य के सामने नींद, आराम और डर सब कुछ बेमानी हो जाए तो सफलता निश्चित है। किसी भी बड़ी चुनौती या परीक्षा का सामना करने वालों के लिए ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। इसकी ओर बढ़ते हैं। ये खंड उन आत्मकथाओं और भाषणों के बारे में है जो इंसानी जज्बे को सलाम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीव जॉब्स के कनेक्टिंग द डॉट्स की। बहुत ही प्रेरणादायक है ये। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिया गया ये भाषण बताता है कि जिंदगी कैसे काम करती है। जॉब्स ने अपने जीवन के 3 मुख्य डॉट्स यानी घटनाओं को जोड़ा। पहला डॉट था रीड कॉलेज की महंगी पढ़ाई छोड़ना और फिर अपनी मर्जी से कैलीग्राफी की क्लास में जाना, जिसका उस समय कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन उसी कैलीग्राफी की वजह से 10 साल बाद मैक कंप्यूटर में दुनिया के सबसे बेहतरीन फॉन्ट्स बन पाए। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो जॉब्स की कहानी का दूसरा डॉट सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। एप्पल कंपनी, जिसे उन्होंने खुद अपने गैराज से शुरू किया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। ये किसी के लिए भी एक ऐसा पल हो सकता था जहां इंसान पूरी तरह टूट जाए। लेकिन जॉब्स कहते हैं कि उस भारी सफलता के छिन जाने ने उन्हें एक नई आज़ादी दी, फिर से एक शुरुआती यानी बिगनर बनने की आज़ादी, जहां कुछ भी खोने का डर नहीं था। वाह! इसी हल्केपन के कारण उनके जीवन के सबसे रचनात्मक दौर की शुरुआत हुई और पिक्सर तथा नेक्स्ट जैसी महान कंपनियों का जन्म हुआ। उनका तीसरा डॉट मृत्यु के बारे में था, लेकिन जो सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया वो था स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का साहस जुटाएं। ये एक व्यक्ति के अपनी रचनात्मकता को पहचानने की कहानी है, लेकिन जब यही जिम्मेदारी पूरी दुनिया के लिए उठाई जाती है तो नोबेल शांति पुरस्कार के मंच का दृश्य सामने आता है। कैलाश सत्यार्थी का भाषण लेट्स मार्च। मंच पर उनके भाषण के दौरान एक खाली कुर्सी रखी हुई है। ये खाली कुर्सी महज कोई सजावट नहीं है, ये दुनिया के उन लाखों बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो बचपन की रेस में पीछे छूट गए हैं, जो स्कूलों में नहीं बल्कि बाल मजदूरी के अंधेरे में कहीं खो गए हैं। सत्यार्थी जी का ये भाषण वास्तव में अदृश्य बच्चों की पुकार है, जिसे क्राई ऑफ इनोसेंस कहा गया है। वे अपने बचपन की एक घटना का जिक्र करते हैं जो सच में झकझोर देती है। स्कूल के पहले दिन उन्होंने देखा कि एक मूची का बेटा स्कूल के बाहर बैठा काम कर रहा है। हाँ। जब उन्होंने उस बच्चे के पिता से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता, तो पिता का जवाब था, बाबूजी, हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बहुत ही दुखद है। ये जवाब आज भी सत्यार्थी जी को क्रोधित करता है। यह अध्याय ये सिखाता है कि डर और असहिष्णुता दुनिया के सबसे बड़े संकट हैं, और जब तक दुनिया का हर बच्चा आजाद नहीं है तब तक कोई भी आजाद नहीं है। ये वैश्विक नागरिकता की भावना जगाता है। मानवता के अधिकारों की लड़ाई में जोन ऑफ आर्क का अध्याय भी एक अलग ही ऊर्जा भर देता है। 15वीं शताब्दी के फ्रांस का वो दृश्य जहां एक युवा किसान लड़की कैप्टन स्क्वायर रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट के सामने बिना किसी डर के खड़ी है, बिल्कुल निडर होकर। हाँ, वो अपने देश को आजाद कराने के लिए घोड़ा और सैनिक मांग रही है। उसका आत्मविश्वास इतना अटल है कि वो अनुभवी सैनिकों को भी अपने साहस से झुका देती है। ये युद्ध और नेतृत्व का एक ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन इन क्रांतियों के शोर से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अध्याय साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एकदम शांत और दार्शनिक है। रामेश्वरम के तट पर पले बढ़े कलाम साहब के पिता एक साधारण नाविक थे, लेकिन कलाम साहब ने उनमें सादगी और दिव्यता का रूप देखा। कलाम साहब का ये अध्याय एक बहुत ही गहरा दर्शन प्रस्तुत करता है और एक आम गलतफहमी को दूर करता है। अक्सर ये माना जाता है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, डिबेट्स होती हैं इस पर। बिल्कुल, लेकिन वे बताते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। हाँ। मुख्य विचार ये है, विज्ञान हमें फोकस देता है, जिससे सत्य की खोज होती है, बीमारियों के इलाज मिलते हैं और नए आविष्कार होते हैं। और अध्यात्म और विश्वास हमें नजरिया यानी पर्सपेक्टिव देते हैं, जो ये तय करता है कि हमारे आविष्कारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विज्ञान प्रगति की गति तय करता है और अध्यात्म उसे सही दिशा में नियंत्रित करता है। दोनों मिलकर ही मानवता का सच्चा विकास कर सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म का ये संतुलन जितना जरूरी है, उतना ही जटिल मानव स्वभाव भी है। पाठ्यक्रम का अंतिम खंड टेल्स ऑफ ह्यूमन नेचर पर केंद्रित है।
द थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड की एक उत्कृष्ट रचना है। बहुत ही प्यारी कहानी है। इसमें हरी सिंह नाम का एक 15 साल का चोर है जो हर महीने पुलिस से बचने के लिए अपना नाम बदलता है। वो अनिल नाम के एक दयालु लेखक के पास काम मांगने जाता है। अनिल की कमाई अनियमित है, लेकिन वो हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखाता है और उस पर पूरा भरोसा करता है। यहाँ तक कि वो अपने कमाए हुए पैसे गद्दे के नीचे रख देता है। हरी सिंह अपनी पुरानी आदत के अनुसार वो पैसे चुराकर भाग जाता है। कहानी का असली मनोवैज्ञानिक मोड़ तब आता है जब हरी सिंह पैसे लेकर स्टेशन पहुंचता है। लखनऊ एक्सप्रेस सामने खड़ी है, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। उसकी अंतरात्मा जाग जाती है। बिल्कुल, उसकी अंतरात्मा उसे रोक लेती है। अनिल का अंधा विश्वास एक चोर की मानसिकता को पूरी तरह से झकझोर देता है। बारिश में भीगते हुए हरी सिंह समझ जाता है कि चोरी से वो कुछ रुपए तो कमा सकता है, लेकिन शिक्षा और विश्वास से वो एक बड़ा और सम्मानित इंसान बन सकता है। और फिर वो लौट आता है। हाँ, वो वापस लौटकर पैसे वहीं रख देता है। ये कहानी ये साबित करती है कि सच्चा विश्वास और क्षमा किसी भी इंसान का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। विश्वास और ईमानदारी के इस गहरे अर्थ के बिल्कुल विपरीत विलियम सॉमरसेट मॉघम की कहानी द लंचन मानव स्वभाव की दिखावे पर एक बहुत ही तीखा और हास्यपूर्ण व्यंग्य है। पेरिस का एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट फॉयट्स, जहां फ्रांसीसी सेनेटर खाना खाते हैं, जो लेखक के बजट से बहुत बाहर था। हाँ। लेखक अपनी एक महिला प्रशंसक के दबाव में वहां लंच करने जाता है। महिला बड़ी शालीनता से कहती है कि वो लंच में एक से ज्यादा चीज कभी नहीं खाती। और यहीं से हास्य और विडंबना की शुरुआत होती है। उस एक चीज के नाम पर वो महिला सालमन मछली, कैवियर, शैंपेन, जायंट एस्पैरागस और आड़ू जैसी दुनिया की सबसे महंगी चीजें मंगवाती है। बापले। और बेचारा लेखक, उसके पास पूरे महीने का खर्च चलाने के लिए कुछ ही फ्रैंक बचे होते हैं। वो घबराहट में मेनू पर सबसे सस्ती चीज एक मटन चॉप ऑर्डर करता है, जिसके लिए भी महिला उसे भारी खाना खाने का ताना देती है। ये तो बहुत ही फनी है। महिला के बहुत सारे सफेद दांतों का वो दृश्य, उसका लगातार बात करना और लेखक के बजट की उड़ती हुई धज्जियां, ये कहानी सामाजिक दिखावे की मानसिकता को बहुत बारीकी से पकड़ती है, जहां लोग झूठी शान बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जब सर्वोच्च मानवीय स्वभाव और प्रेम की बात होती है तो द गिफ्ट ऑफ द मेजाय से बेहतर कोई उदाहरण नहीं मिलता। ओ हेनरी की इस अमर कहानी में जिम और डेला नाम का एक बहुत गरीब जोड़ा है। उनके पास गर्व करने लायक सिर्फ 2 ही चीजें हैं। जिम की पुश्तैनी सोने की घड़ी, जिसकी चमक के सामने किंग सोलोमन का खजाना भी फीका पड़ जाए, और डेला के खूबसूरत लंबे बाल, जो अगर खिड़की से बाहर लहराएं तो क्वीन ऑफ शीबा के रत्नों को भी शर्मिंदा कर दें। कल क्रिसमस है और डेला के पास जिम के लिए उपहार खरीदने के पैसे नहीं हैं। इस कहानी का क्लाइमैक्स सच में भावनाओं के चरम पर है। डेला जिम के लिए घड़ी की एक महंगी चेन खरीदने की खातिर अपने खूबसूरत बाल कटवाकर बेच देती है। और जब जिम घर आता है तो वो डेला के लिए कछुए के खोल वाली कंघियों का एक ऐसा सेट लाता है जिसे डेला ने हमेशा से चाहा था। लेकिन उन कंघियों को खरीदने के लिए जिम ने अपनी वो पुश्तैनी सोने की घड़ी बेच दी थी। विडंबना देखिए, कहानी के अंत में दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए वो उपहार है जिनका अब कोई व्यवहारिक इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी। ओ हेनरी आखिर में कहते हैं कि यही असली मजाई हैं, वे बुद्धिमान लोग जो ईसा मसीह के जन्म पर सबसे पहले उपहार देने की परंपरा लाए थे। राइट। दुनिया की नजरों में जिम और डेला भले मूर्ख लगे, लेकिन प्रेम और सर्वोच्च बलिदान के मामले में वे सबसे बुद्धिमान हैं। ये सच में एक भावुक कर देने वाली कहानी है। और इसी के साथ आज के इस ऑडियो मास्टर क्लास के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पूरे पाठ्यक्रम के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल भाषा सीखने का साधन नहीं है। बिल्कुल नहीं। शेक्सपियर के जीवन के 7 चरण हो, स्टीव जॉब्स के डॉट्स को जोड़ना हो, हरी सिंह का हृदय परिवर्तन हो, या टैगोर की आजादी की पुकार हो, ये सभी साहित्य के पन्नों में छिपे हुए असल जिंदगी के सबक हैं जो आगे चलकर कदम कदम पर काम आने वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्टीव जॉब्स ने अपने भाषण में कहा था कि इंसान भविष्य की ओर देखकर जीवन के डॉट्स को नहीं जोड़ सकता, केवल अतीत की ओर देखकर ही उन्हें जोड़ा जा सकता है। स्टीव जॉब्स की बात को अगर आज के संदर्भ में देखें तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, जो परीक्षा कल होने वाली है वो आज सिर्फ तनाव और चुनौती का एक क्षण लग सकती है,
लेकिन भविष्य में पीछे मुड़कर देखने पर शायद कल लिखी जाने वाली वो उत्तर पुस्तिका ही वो पहला डॉट साबित हो जहां से किसी के जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। ये वाकई एक बहुत गहरा और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। कल के उस महत्वपूर्ण डॉट को जोड़ने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखकर शांत दिमाग से सवालों का विश्लेषण करना ही सफलता की कुंजी है। यह आशा है कि आज का ये ऑडियो मास्टर क्लास कल की चुनौती को एक अवसर में बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद और आने वाली परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ये था जनाब आपका ओवरऑल पॉडकास्ट। होप करते हैं आपकी सारी बुक रिवाइज हो गई होगी। दिस इज फॉर दी इंग्लिश मीडियम बुक, पूरी इसमें कवर कर दी है। तो भाई साहब आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करो यार कमेंट में। ये कमेंट दिल वगैरह मेरा दिल अच्छा कर देता है। वीडियो को लाइक करो, 100+ लाइक का एम करते हैं एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। एम करते हैं भाई 100K का यार, करा दो भाई, तुम लोगों में बहुत जान है, ठीक है। लेट्स एम फॉर 100K आपके एग्जाम खत्म होने से पहले, ठीक है। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।